नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट निवेशकों और देश की जनता को पर्यावरण संरक्षित विकास की ओर ले जाने के अवसर प्रदान करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बेंगलुरु में अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में शुरू। चीन और जापान के अधिकारी 4 साल में पहली बार तनावपूर्ण संबंधों को स्थिर करने के लिए टोक्यो में मिले। और क्रिकेट में आज शाम दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आईसीसी T20 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष का बजट निवेशकों और देश की जनता को हरित विकास की ओर बढ़ते हुए अपना भविष्य सुरक्षित करने के अनेक अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के हरित विकास के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। बजट के बाद हरित विकास पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सरकार द्वारा 2014 से प्रस्तुत किया जा रहा प्रत्येक बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए नए समय के सुधारों को आगे ले जा रहा है। भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। ये बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है। बजट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए हमें तेजी से काम करना है, मिलकर के काम करना है। हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए की गई पहलों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, पेट्रोल डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना देश की प्राथमिकताओं के 3 स्तंभ हैं। अभी हाल ही में मैंने E20 फ्यूल को भी लॉन्च किया है। हमारे देश में एग्री वेस्ट की कमी नहीं है। ऐसे में देश के कोने कोने में इथेनॉल प्लांट्स की स्थापना के मौके को इन्वेस्टर्स को छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में सोलर, विंड, बायोगैस का जो पोटेंशियल है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी गोल्ड माइन या ऑयल फील्ड से कम नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम प्रणाम, गोबरधन, वाहन स्क्रैपिंग नीति जैसी योजनाएं देश के भविष्य को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा स्रोतों के मामले में जितनी अधिक नेतृत्व की भूमिका निभाएगा, दुनिया में उतना ही बदलाव ला सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2014 से दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने वाला अग्रणी देश है। 2014 के बाद से ही भारत मेजर इकोनॉमीज में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेज रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है। हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में 40% नॉन फॉसिल फ्यूल के योगदान के लक्ष्य को भारत ने 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। पर्यावरण संरक्षित विकास इस साल के केंद्रीय बजट की 7 शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इसका उद्देश्य देश में पर्यावरण संरक्षित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन लाना तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि एवं टिकाऊ ऊर्जा अपनाना है। इससे बड़ी संख्या में हरित रोजगारों का सृजन भी होगा। इस साल केंद्रीय बजट में पर्यावरण संरक्षित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों और मंत्रालयों की कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक कल बेंगलुरु में शुरू होगी। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस बैठक से पहले आज अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन से मुलाकात की। दोनों वित्त मंत्रियों ने G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 फाइनेंस ट्रैक की प्राथमिकताओं पर अपने अपने विचार रखे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बेंगलुरु में इटली के अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री जियानकार्लो जियोर्जेटी से भी मुलाकात की। इटली के वित्त मंत्री ने G20 की भारत की सफल अध्यक्षता के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। 2 दिवसीय बैठक से पहले आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह के समय केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों ने क्रिप्टो एसेट तथा नीति दृष्टिकोण पर नीतिगत सहमति के विषय पर चर्चा की। कल से शुरू होने वाली बैठक के लिए बेंगलुरु में करीब 500 विदेशी प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 23rd of February 2023, brings an exclusive interview with Padma Shri awardee Bikram Bahadur Jamatia, a veteran social activist from Tripura. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। 8 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रस्तुति कलाओं के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला और कठपुतली जैसी कलाओं से जुड़े 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किए गए। इस सम्मान में 3 संयुक्त पुरस्कार शामिल हैं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि संगीत और कला भाषाओं तथा भौगोलिक सीमाओं से परे हैं। आधुनिक युग में हमारे सांस्कृतिक मूल्य और अधिक उपयोगी हो गए हैं। आज के तनाव तथा संघर्ष से भरे युग में भारतीय कलाओं द्वारा मानसिक शांति और सौहार्द का प्रसार किया जा सकता है। भारतीय कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। जिस तरह हवा और पानी जैसे प्राकृतिक उपहार मानवीय सीमाओं को नहीं मानते, उसी तरह संगीत नाटक जैसे कला विधाओं भी भाषा तथा भौगोलिक सीमाओं से ऊपर होती है। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने के लिए संस्कृति बहुत जरूरी है। संस्कृति में एकीकरण की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने में भी संस्कृति प्रभावशील है। उन्होंने कहा कि G20 का ये मंच संस्कृति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। संस्कृति हमारी पहचान है, जो विश्व के समक्ष हमारे विचारों एवं हमारी प्रतिबद्धता व सक्षमता को दर्शाती है और भविष्य का मार्ग तैयार करती है। इसी भावना से ओतप्रोत होकर मुझे यह विश्वास है कि इस वर्ष G20 का यह मंच संस्कृति को और अधिक समृद्ध बनाने में मायनी भूमिका अदा करेगा। आज हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं। वर्ष 2023 में G20 का शीर्षक पूरे विश्व को सतत उन्नत और जिम्मेदार तरीके एक समान रूप में विकास करने का शक्तिशाली संदेश देता है। संस्कृति राज्य केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सांस्कृतिक समानता और सद्भाव भारत की विरासत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नागालैंड के चुमुकेदिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच एनडीपीपी नेता और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एनडीपीपी भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रैली को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने मतदाताओं से राज्य के विकास के लिए समर्थन देने की अपील की।
अन्य दलों के साथ साथ कांग्रेस, एनपीएफ, एनपीपी और एलजेपी भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। नागालैंड अत्यधिक मतदान प्रतिशत के लिए जाना जाता है, जहां चुनावों में अक्सर 80% से अधिक मतदाता वोट डालते हैं। इस पर्वतीय राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार और मतदाताओं के बीच चुनावी लेन-देन के अंतर्गत वोटों की खरीद और बिक्री के आरोप आमतौर पर लगते रहते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए विभिन्न गिरजाघर नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल के बैनर तले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अभियान चलाया जा रहा है। 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नागालैंड के कई ग्राम परिषद देश के चुनाव आयोग द्वारा लागू स्वच्छ चुनाव आंदोलन और आदर्श आचार संहिता का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। यह पहल नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल द्वारा चलाया जा रहा है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गांव कोहिमा गांव भी, जिसे बाराबस्ती के नाम से भी जाने जाते हैं, 1 नंबर उत्तरी अंगमी विधानसभा क्षेत्र के अधीन है, जहां 18,000 से थोड़ा अधिक मतदाता है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने किसी उग्रवादी समूह के खिलाफ अपने पहले बड़े अभियान में आज भारत म्यांमार सीमा पर चामलिंग जिले में ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट उग्रवादी समूह के एक शिविर को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इसकी कुख्यात गतिविधियों पर पिछले कुछ महीने से नजर थी। चामलिंग जिले में रीमा पुतोक सर्किल स्थित लुंगपांग इलाके में एक उग्रवादी शिविर की सूचना पर राज्य पुलिस दल ने आज ये कार्रवाई की है। चीन और जापान के अधिकारियों ने अनौपचारिक सुरक्षा वार्ता के लिए कल टोक्यो में भेंट की। पिछले 4 साल में ये ऐसी पहली भेंट है और इसका उद्देश्य तनावपूर्ण होते संबंधों को स्थिरता प्रदान करना है। दिसंबर में जारी जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन को जापान की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती कहा गया था। श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने आज छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ ली। रायपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले श्री हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज केपटाउन के न्यूलैंड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड का सामना मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। श्रीलंका राज्य व्यापार निगम ने भारत से 20 लाख अंडों का आयात किया है। ये खेप इस सप्ताह के अंत तक द्वीप राष्ट्र पहुंच जाएगी। श्रीलंका में पोल्ट्री अंडों की कमी चल रही है, जिससे इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। जनवरी में अंडों की कीमत 70 श्रीलंकाई रुपये प्रति अंडा हो गया था। राज्य द्वारा संचालित उपभोक्ता मामला प्राधिकरण से बाजार में इसकी कीमतों में कटौती करवाने पर अंडा उत्पादकों ने कम कीमत पर अंडा बेचने से मना कर दिया था। अंडा की कीमत कम करने की सरकारी अपील को अंडा उत्पादकों ने ठुकरा दिया। विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी से 5 मार्च तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 25 फरवरी को मेले का उद्घाटन करेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा ने आज मीडिया से कहा कि मेले की थीम आजादी का अमृत महोत्सव पर है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान इस विषय पर केंद्रित कई साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मेले में 2000 से अधिक स्टॉल लगेंगे और 1000 से अधिक पुस्तक प्रकाशक इसमें भाग लेंगे। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात ने पिछले 20 साल में समाज के हर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट निवेशकों और देश की जनता को पर्यावरण संरक्षित विकास की ओर ले जाने के अवसर प्रदान करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बेंगलुरु में अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन से मुलाकात की।
मध्य प्रदेश में G20 देशों के संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में शुरू। चीन और जापान के अधिकारी 4 साल में पहली बार तनावपूर्ण संबंधों को स्थिर करने के लिए टोक्यो में मिले। और क्रिकेट में आज शाम दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आईसीसी T20 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।